Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we'll be learning the unification of Italy and Britain and also the concept of nationalism and imperialism. Continuing with the remaining part of the very first chapter of history, कल हमने पढ़ा था unification of Germany and today we'll study the unification of Italy and also the strange case of Britain. Okay, तो जब हम बात करते हैं unification of Italy, आपको याद होगा in my previous lecture I have told you about the fragmented region of the Italy. इटली का जो रीजन था पूरा वो छोटे छोटे हिस्सों में कोई कोई अलग अलग रूलर रूल कर रहा था, राइट? तो पहले हम समझेंगे एंड देन आई विल टेल यू हाउ डिड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली हैपेंड. So talking about Italy, suppose this is the map of Italy. Okay, ignore my bad drawing. So मैंने आपको बताया था जो नॉर्थ वाला रीजन है इटली का, ये वाला रीजन है नॉर्थ. तो दिस वाज अंडर द वन एम्पायर. सेंटर रीजन विच इज द प्रेजेंट डे इटली, ये किसी और के अंडर था. और जो साउथ वाला रीजन था वो किसी और रूलर के अंडर था. और फिर एक फ्रेगमेंटेड पार्ट था यहाँ. दिस वाज अगेन सम अदर रूलर वाज रूलिंग हियर. ओके, तो यूनिफिकेशन मतलब इन सबको जोड़ के एक पूरा एक कॉन्सेप्ट एज ए नेशन इटली बनाएंगे. ओके, इतना समझ में आया? जब मैं बोलती हूँ जो नॉर्थ वाला पार्ट था, जो नॉर्थ वाला पार्ट है इटली का, इट वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर. ओके, सेंटर वाला तो पोप के अंडर था बिकॉज दिस वाज अ पैपल स्टेट. ओके, तो यहाँ तो क्रिश्चियन ही रूल कर रहे थे. देन जो हम साउथ वाली पार्ट करेंगे, साउथ का जो ये पार्ट था, दिस वाज द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड इट वाज अंडर द रूल ऑफ द बॉर्बन डायनेस्टी. जो हम पढ़ते आ रहे हैं पूरे फ्रांस का पढ़ा ना, बॉर्बन डायनेस्टी. तो ये वाला पार्ट जो है वो उनके अंडर था. देन जो ये वाला पार्ट है जो अलग सा है इससे, ये वाला पार्ट वाज अंडर द सार्डिनिया पेडिमोंट. ओके, ये एक अलग से रीजन था और यहाँ किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड रूल कर रहे थे. अब आपको पता चला ना कि अलग अलग हिस्सों में इटली बटा हुआ है. यूनिफिकेशन मतलब विल यूनिफाई द होल ऑफ द रीजन एज इनटू अ वन नेशन. तो आप सोच रहे होगे ड्यूटी किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई होगी कि यूनिफिकेशन होगी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई सार्डिनिया पेडिमोंट ने. भाई हम इटली को यूनिफाई करेंगे. सार्डिनिया पेडिमोंट के किंग कौन थे? किंग विक्टर इमैनुअल. ओके, तो हम देखेंगे कि कैसे सार्डिनिया पेडिमोंट इस सब चीज को, इन सब रीजन को यूनिफाई करने में हेल्प करेगा. ओके, ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. अब बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम फ्रॉम दिस टॉपिक इज राइट डाउन द फेमस पर्सनालिटी who played a very important role in the unification of Italy. तो personalities के बारे में आ सकता है, तो listen to this part also very carefully. तो मैं अगर बोलती हूँ फेमस पर्सनालिटीज जिन्हें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंदर, राइट? सो वन वाज किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड. ये किंग कहाँ के थे? ही वाज द किंग ऑफ सार्डिनिया पेडिमोंट, जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली करेंगे, राइट? देन इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको पहले बताया था गिउसेप्पे मैज़िनी के बारे में, राइट? सीक्रेट सोसाइटीज बना रहे थे वो, और उनका अटेम्प्ट क्या था? अनसक्सेसफुल रहा था. वो कुछ खास नहीं कर पाए थे. लेकिन यहाँ से एक शुरुआत हो गई थी कि अब यूनिफिकेशन, लोगों में अवेयरनेस फैलने लगी थी. आइडियोलॉजी जो नेशनलिज्म की है उसकी बात होने लगी थी. देन अब क्या हुआ? जो एक अनदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आएगी विच इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पेडिमोंट, जिनका नाम था केवोर. तो वो जो किंग विक्टर इमैनुअल है वो उनको ड्यूटी देंगे और बोलेंगे इनको कि तुम्हें यूनिफिकेशन में हेल्प करना है. तो केवोर कौन थे? ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द रीजन ऑफ सार्डिनिया पेडिमोंट. तो उनको ड्यूटी दी गई. अब ये जो केवोर थे इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, राइट? ही वाज नीदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट बट हैड अ गुड रिलेशन विद फ्रांस. फ्रांस के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था केवोर का. तो केवोर क्या करते हैं? इन 1859 विद हिज एफर्ट्स
द ऑस्ट्रियन वाला जो रीजन था, नॉर्थ रीजन, उसमें जाके वॉर होता है और वहां से ये ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग एम्पायर को हटा देते हैं और ये नॉर्थ वाला जो पार्ट है इट वॉज मर्ज्ड इनटू द सेंट्रल पार्ट। ओके, अब हम एक बार मैप में देखेंगे। जो किंग है, किंग विक्टर इमैनुअल कहाँ के हैं? सार्डिनिया पेडिमोंट के। इन्होंने चीफ मिनिस्टर केवोर को ड्यूटी दी, इट्स योर ड्यूटी टू मर्ज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली। सो अब जो चीफ मिनिस्टर केवोर है वो यहाँ जाएंगे, दे विल हैव वॉर एंड फाइनली एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो ऑस्ट्रेलियन हैम्बर्ग एम्पायर थी इसको ही विल ड्राइव आउट एंड दिस पार्ट विल बी द पार्ट ऑफ सेंट्रल। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक हो जाएगा। ओके, सो आप देख रहे हो यूनिफिकेशन में पहला स्टेप हो चुका है कि एक पार्ट जो अलग था इट हैज बीन मर्ज्ड विद द सेंट्रल पार्ट। अब सिर्फ ये वाला जो साउथ वाला पार्ट है वो अलग है, अदरवाइज सार्डिनिया पेडिमोंट सेंटर एंड नॉर्थ एक पूरा एक पार्ट बन चुका है। ओके, एक और न्यू पर्सनालिटी आती है गिउसेपी गार्बिदिल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है मैज़नी के अंदर और इसके अंदर। अब इनका रोल क्या रहेगा गिउसेपी गार्बिदिल का? उनका रोल ये है कि ही विल विद द हेल्प ऑफ द लोकल पीजेंट he will now drive out the Spanish rule। Spanish rule कहाँ हो रहा है? जो साउथ वाले रीजन में जो लोग हैं द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, वहाँ जाके जो गिउसेपी गार्बिदिल है ये जाके विद द हेल्प ऑफ फार्मर्स द लोकल पीजेंट, वो जो साउथ वाले रीजन है वहाँ से स्पेनिश रूलर्स को निकाल देंगे। राइट, सो टॉकिंग अबाउट गिउसेपी गार्बिदिल, उन्होंने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ लोकल पीजेंट उन्होंने ये जो साउथ वाला रीजन है यहाँ से स्पेनिश रूल को हटाया एंड अगेन द सदर्न रीजन वाज मर्ज्ड विद द रेस्ट ऑफ द इटली एंड दिस इज हाउ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली हैपेंड। आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया है ऑल व्हाट यू नीड टू डू इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली आपको पता चला कैसे हुआ? अलग अलग रीजन जो थे, अलग अलग रीजन was finally merged into a very single unit of the nation Italy। So important personalities कौन थी? सार्डिनिया पेडिमोंट के किंग जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, देन गिउसेपी मैज़नी लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, द चीफ मिनिस्टर केवोर ऑफ सार्डिनिया पेडिमोंट जिन्होंने नॉर्थ रीजन को मर्ज किया, एंड द गिउसेपी गार्बिदिल जिन्होंने साउथ रीजन को मर्ज किया। So this was all about the unification of Italy। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। स्ट्रेंज केस क्यों बोला है? क्योंकि अभी आप जब मैप देखोगे आपको समझ में आएगा कि ब्रिटेन में कितनी वेरियस एथनिक पॉपुलेशन थी, उसके बावजूद इसकी बेसिकली यूनिफिकेशन कैसे होगा। ओके, सो अभी मैं आपको पहले ब्रिटेन का मैप समझा देती हूँ सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी बिहाइंड द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। जब मैं ब्रिटेन की बात करूँ, ब्रिटेन में पहले आप समझो, सपोज दिस इज द मैप, जो अपर पार्ट है जो स्कॉटलैंड है, बीच में इंग्लैंड है, देन वेल्स, और फिर इस साइड में जो आता है नॉर्थ आयरलैंड आता है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आएगा, ये वाला। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द मैप। ओके, ये मैप है ब्रिटेन का। द अपर पार्ट इज स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, और ये जो अलग से आइलैंड नेशन है दिस इज आयरलैंड। आयरलैंड के अंदर भी दो पार्ट है, नॉर्थ आयरलैंड एंड द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ओके, जब मैं बोलती हूँ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स, इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये पूरा रीजन मेरा क्या है? ये मेरा रीजन बनता है ग्रेट ब्रिटेन का। ओके, और अगर इस रीजन में मैं सिर्फ नॉर्थ इतने वाले रीजन को भी ऐड कर दूं, दिस विल बी माई यूनाइटेड किंगडम। ओके, और अगर मैं उस पूरे रीजन में ये नीचे वाला रिपब्लिकन आयरलैंड को भी ऐड कर दूं, दिस होल रीजन विल बी नोन एज ब्रिटिश आइल्स। समझ में आया? फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनना। ग्रेट ब्रिटेन मतलब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। जब मैं बोलती हूँ यूनाइटेड किंगडम, इसके इस रीजन ग्रेट ब्रिटेन के अंदर
नॉर्थ आयरलैंड भी ऐड हो जाता है। एंड व्हेन आई से ब्रिटिश आइल्स, तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द होल ऑफ द रीजन इंक्लूडिंग द रिपब्लिक आयरलैंड। ओके, ये तो आपको अगर समझ में आ गया है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ डिड द स्टोरी प्रोसीडेड। ओके, सो अब क्या हो रहा था जो इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में लोग इंग्लिश बोलते हैं, ओके, स्कॉटलैंड में स्कॉटिश बोलते हैं, वेल्स में वेल्स वाली लैंग्वेज बोलते हैं, एंड आयरलैंड में आयरिश लैंग्वेज है, राइट। तो आप सोचोगे इतनी डिफरेंट डिफरेंट एथनिक लोग हैं, अलग लोग हैं, तो ये यूनिफाई कैसे होंगे। अब क्या हुआ, इंग्लैंड में पीपल वर गेटिंग रिच, ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे, अमीर लोग होंगे तो उनके पास पैसा भी होगा, पैसा आएगा तो यहाँ चेंज भी आएगा, ओके। तो चेंज आएगा तो यहाँ इंग्लैंड में एक इंग्लिश पार्लियामेंट बनाने की बात होगी। जब इंग्लैंड में पार्लियामेंट बनेगा तो यहाँ जो पहले मोनार्की थी, मोनार्की खत्म हो जाएगी। इन 1688 मोनार्की यहाँ खत्म हो जाएगी और पार्लियामेंट आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा बिटवीन द कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक्स कौन है? जो पुराने लोग यहाँ बैठे हुए थे, जो मोनार्की वाले हैं। अब न्यू जो लोग आएंगे जिनके पास पैसा आ रहा है, अमीर हो रहे हैं, दीज विल बी द प्रोटेस्टेंट। इन लोगों के बीच में क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा जिसकी वजह से मोनार्की विल बी अबॉलिश्ड एंड इंग्लिश पार्लियामेंट विल बी एस्टैब्लिश्ड, ओके। उसके बाद फाइनली इन 707 एक्ट ऑफ यूनियन होगा, वेयर दे विल मर्ज द स्कॉटलैंड रीजन, द इंग्लैंड रीजन एंड द वेल्स रीजन। इन सारे रीजन को प्लस कर देंगे और ये हमारा बन जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, ओके। और इस एक्ट के चलते हम क्या बना चुके हैं, पहले अपना ग्रेट ब्रिटेन वाला पार्ट बन चुका है, राइट। फिर थोड़े टाइम बाद ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ये वाला रीजन, इसको भी ऐड कर लिया जाएगा एक्ट। तो नॉर्थ आयरलैंड को तो वो ऐड करेंगे अंडर द एक्ट ऑफ यूनियन 707। तो ये क्या बन जाएगा हमारा यूनाइटेड किंगडम, ओके। अब बचा हमारा रिपब्लिक आयरलैंड, तो इसका एक अलग से केस है, वो भी देखते हैं। और ये वाला जो आयरिश रीजन था, रिपब्लिक आयरलैंड, ये कैसे मर्ज होगा वो भी समझेंगे। बिफोर दैट लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। अभी तक हमने क्या किया है, ग्रेट ब्रिटेन वाला रीजन किया, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश आइल्स समझे हमने, ओके। सो ये जब यूनिफिकेशन हुआ ब्रिटेन का, इट वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ अ लॉन्ग डाउन एंड अ प्रोसेस वॉज, प्रॉपर प्रोसेस वॉज देयर एंड नॉट बाय अ सडन अपहीवल ऑफ द रेवोल्यूशन। बहुत लंबा समय लगा इसको यूनिफाई करने में, कोई अचानक से लोगों के अंदर या उस रीजन में कोई चेंज नहीं आया था, कोई रेवोल्यूशन नहीं आया था। Various ethnic population was there, English, Wales, Scot and Irish. English parliament was made and finally this parliament has seized the power of monarchy in 1688. There was a conflict between the Catholics versus the Protestants and by the Act of Union 707 we have got the United Kingdom of Britain. Okay, United Kingdom of Britain में कौन कौन से रीजन आते हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड द नॉर्दर्न आयरलैंड, ओके। अब हम देखेंगे केस ऑफ आयरलैंड की, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कैसे मर्ज हुआ एंड फाइनली हाउ इट बिकम्स द ब्रिटिश आइल्स। जब मैं आयरलैंड की बात करती हूँ, आयरलैंड में भी दो रीजन है हमारे, राइट। एक नॉर्थ वाला रीजन है और एक रिपब्लिक वाला रीजन है। सो अब क्या होगा कि जैसे हमने देखा इंग्लैंड में जो प्रोटेस्टेंट्स थे, दे वर बिकमिंग रिच एंड पावरफुल, मोनार्की हट गई थी। अब जो नॉर्थ वाला रीजन है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टेंट्स थे, ओके। सो ये लोग तो वैसे ही इन फेवर थे कि चलो ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स है, वहाँ भी प्रोटेस्टेंट्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी हम देखेंगे कि एक रिवॉल्ट होगा एंड रिवॉल्ट कौन करेगा? वॉल्फ टोन विथ हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, जो बोलेंगे कि हमें ब्रिटेन का पार्ट नहीं बनना। बट दिस रिवॉल्ट वॉज अ फेलियर, ये फेल हो गया था in 1798 and finally the northern part of Ireland, this northern part of Ireland was merged with Great Britain in 1801, okay, by the act. अब बात करते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। गाइज, इट इज ऑल द वे अ सेपरेट नेशन, ओके।
नॉट अ पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन जब हम बात करते हैं पूरे रीजन की इंक्लूडिंग रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो वो क्या बन जाती है हमारी ब्रिटिश आइल्स, राइट। सो आप बस इतना याद रखना, एंड दिस वाज द केस ऑफ आयरलैंड। सो दिस नेम इज इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। भाई आ सकता है कि कौन था जिसने आयरलैंड में रिवॉल्ट किया था विद द यूनाइटेड आयरिशमैन, या ईयर बताओ। सो नेम इज वॉल्फ टोन एंड द ईयर इज 1798। सो दिस इज हाउ द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हैपेंड। अब यूनिफिकेशन हो गई है, राइट। तो अब लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडिया भी तो लाना है। तो कैसे आएगा सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडिया, नेशनलिज्म की फीलिंग कैसी आएगी। एक ब्रिटिश नेशन बन गया है, तो उन्होंने एक ब्रिटिश फ्लैग बनाया यूनियन जैक से। ओके, आप देखोगे तो उनके फ्लैग का नेम इज यूनियन जैक। ऑल्सो नेशनल एंथम उन्होंने बनाया, गॉड सेव आवर नोबल किंग। ओके, एंड इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया। सो दीज आर द मेजर्स टेकन बाय देम in order to ensure the collective sense of togetherness. I hope this is clear, and which will be a feeling of nationalism. Okay, nation बनेगा तो nationalism की feeling ये लोगों में ignite करेगा. I hope the unification and the strange case of Britain is clear to you all. So we are done with the major part of the chapter. बस अब कुछ 10% चैप्टर ही बचा है, एंड लेट्स सी दैट। अब विजुअलाइजिंग अ नेशन, अगर एक नेशन, एक देश के कॉन्सेप्ट को इमेजिन करना है। अगर मैं बोलूँ इंडिया, इंडिया को सोचते हुए आपको क्या दिमाग में आता है? इज इट द मैप ऑफ इंडिया, और इज इट द फेस ऑफ सम पर्सनैलिटी हु रिप्रेजेंट्स इंडिया? ऐसा तो है नहीं ना कि अगर मैं बोलती हूँ कि इंडिया, तो किसी पर्सनालिटी की तुम्हें शक्ल आती है, किसी इंडिविजुअल की तुम्हें ध्यान आता है, राइट। तो ऐसा नहीं है। सो एक नेशन को विजुअलाइज करने के लिए या तो उसका मैप आपके दिमाग में आएगा, या कुछ ऐसी प्रोमिनेंट चीजें जो उस पर्टिकुलर नेशन से बिलोंग करती है, राइट। सो देयरफॉर विजुअलाइजिंग अ नेशन, तो क्या होने लगा? पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन करने लगे। पर्सोनिफिकेशन मतलब एज इफ कोई देश एक पर्सन है, ऐसे रिप्रेजेंट करने लगे। दिस वॉज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब इमेजिनेशन थी उन लोगों की, ताकि एक नेशन को इमेजिन करे तो क्या चीज आए, राइट। सो कुछ जगह पे फीमेल फिगर के साथ उसको नेशन को रिप्रेजेंट करने लगे। जैसे स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हमने एक इमेज के साथ स्टार्ट किया था, एंड द लेडी ऑफ दैट लिबर्टी वो स्टैंडिंग, राइट। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? वो लेडी, वो स्टैचू किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? फ्रांस को। सिमिलरली ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आने लगे, फॉर एग्जाम्पल फीमेल फिगर्स टू रिप्रेजेंट और टू विजुअलाइज अ पर्टिकुलर नेशन। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था, लेडी ऑफ लिबर्टी खड़ी है, सिंबल्स हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, ये सब चीजें एक नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपकी बुक में दो मेजर चीजें दी हुई है, ओके। एक फ्रांस का केस और एक जर्मनी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। जब मैं ये एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूंगी, इससे पहले आप समझना दिस अ टर्म एल्गरी। एलिगरी मतलब ALLEGORY। एलिगरी मतलब व्हेन वी विजुअलाइज अ पर्टिकुलर नेशन बाय द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ अ फीमेल फिगर। ओके, अगर हम किसी फीमेल फिगर से हम किसी नेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिगरी। ओके, अब दो एग्जाम्पल है एलिगरी के, वन ऑफ फ्रांस एंड अदर इज ऑफ जर्मनी। फिर जब हम फ्रांस की बात करते हैं तो यहाँ एज इन एलिगरी किसको यूज किया था? क्रिस्टिन मैरिने को। एंड दिस फिगर यूज टू रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ पीपल नेशन, exhibit the idea of republic and liberty, national symbol, images on the coins and stamps. So all of these things जो हम ये चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? These are representing the idea of collectiveness, right? Which will help the people to visualize their region as a nation. I hope visualizing the nation, France वाला example is clear to you all. Now let's see the case of Germany. फ्रांस के बाद दूसरा एग्जाम्पल है जर्मनी का। जर्मनी में या एलिगरी, एलिगरी मतलब फीमेल फिगर जो रिप्रेजेंट करती थी एज अ नेशन जर्मनी, इट वाज जर्मेनिया। ओके, सो दिस लेडी यूज्ड टू वेयर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स।
ओक लीव्स क्या रिप्रेजेंट करते थे? जर्मन ओक एक पेड़ है, पेड़ के पत्ते जो डालते हैं सिर पे, उसे एक क्राउन, एक ऐसे क्राउन बना लेते थे, एक सिर पे मुकुट बना लेते थे, राइट? सो वो डाला हुआ था इस एलिगरी ने, जर्मेनिया ने। सो जर्मन ओक क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हीरोइज्म। ओके, सो जर्मनी में कौन सी एलिगरी यूज करती थी टू रिप्रेजेंट द नेशन? इट वाज जर्मेनिया। ओके, next we have a very interesting topic, nationalism and the imperialism, and this is the last topic of this chapter. पहले इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं। अगर मैं बोलूं नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या है? देशभक्ति, राइट? अगर मैं बोलूं कि इंडिया में लोग इंडिया को कैसे, कितना प्यार करते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, इंडिया में इतने डाइवर्स लोग रहते हैं, तो हमारे अंदर वी हैव द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राइट? भी हम अपने देश को इतना अच्छा मानते हैं। लेकिन व्हेन इट बिकम कि अगर ये केस ऐसा हो जाए, भाई इंडिया ही सबसे पावरफुल है, इंडिया ही द बेस्ट है और इंडिया के से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है, और इसलिए अब इंडिया को जाके साइड वाले जितने नेशन है उन पे कब्जा कर लेना चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड एज इम्पीरियलिज्म। अपने देश के लिए प्यार इज नेशनलिज्म, लेकिन अपने देश को ओवर पावरफुल समझना और दूसरे देश को बिल्कुल ही बेकार समझना और सोचना कि इंडिया जाके किसी और रीजन पे रूल करे, दैट इज कॉल्ड इम्पीरियलिज्म। ओके, सो अब हम देखेंगे एक और टर्म आएगा यहाँ, बाल्कन नेशन। बाल्कन नेशन क्या होते हैं? दिस आर द स्मॉल स्मॉल रीजन। ओके, छोटे छोटे रीजन। जब हम मेडिटेरियन सी वाला रीजन देखते हैं, उसमें बहुत सारे बाल्कन नेशन है, छोटे छोटे रीजन थे, छोटे छोटे एथनिक ग्रुप के। ओके, सो ये रीजन है जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन, अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग रह रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज के, कल्चर के, ऐसे, ठीक है? तो अगर हम बात करें मॉडर्न डे बाल्कन नेशन की, इसके अंदर आता है रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया एंड क्रोएशिया एंड सेवरल अदर बाल्कन नेशंस। बाल्कन नेशन मतलब स्मॉल नेशंस, ओके, छोटे छोटे नेशन। सो अब इसकी स्टोरी देखेंगे कि नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म में कैसे शिफ्ट आया एंड हाउ डिड बाल्कन नेशन वर बिकमिंग पावरफुल। ओके, बेसिकली जब मैं इस बाल्कन रीजन के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मेडिटेरियन सी में। तो ये सब जो रीजन थे इधर, छोटे छोटे देश, अब क्या हो रहा था? पहले तो दे वर अंडर द ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे, लेकिन अब विद टाइम चेंज आ रहा था, तो ये ऑटोमन एम्पायर थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही थी, और इसकी वजह से ये जो बाल्कन रीजन थे, छोटे छोटे देश थे, उनके अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस इंक्रीज हो रही थी एंड दे वर बिकमिंग पावरफुल। ओके, अब क्या हो रहा था? हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह यूनिफिकेशन हो रही है, कुछ जगह जो बड़े रशियन एम्पायर के अंडर थे उनकी डिसइंटीग्रेशन हो गई, उनको निकाल के उनकी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया गया था, राइट? सो ऐसे ही काफी सारे बाल्कन नेशन जो है डिसइंटीग्रेट हुए, और उन्होंने, उनमें से काफियों ने क्या किया, जो मेजर कंट्री के साथ अटैच थे उनसे अलग हो गए और खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ओके, और फिर आप देखोगे जब कोई भी एक छोटा सा छोटा रीजन क्यों ना, अगर वो पावरफुल होने लगेगा तो उसके मन में क्या आएगा? क्यों ना मैं अपनी साइड वाली टेरिटरी भी कैप्चर कर लूं और इसको भी अपने रीजन में मिला लूं। सो इस फीलिंग को क्या बोलते हैं? इंपीरियलिज्म। ओके, अपने देश के लिए प्यार तो था ही, पर यह अब क्या था? शिफ्ट हो रही थी फीलिंग में। शिफ्ट, कौन सी फीलिंग शिफ्ट हो रही थी? फ्रॉम नेशनलिज्म टू इंपीरियलिज्म। अभी जो छोटे छोटे बाल्कन नेशन थे, इन्होंने देखा कि ये अलग हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो गए। अब दे नाउ वांटेड टू सीक एंड कैप्चर मोर ऑफ द टेरिटरीज इन देयर सराउंडिंग। साइड वाले जितनी भी टेरिटरी है उनको कैप्चर करके अपने रीजन में मिला लो। तो ऐसे करके यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था, राइट? क्योंकि अब इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बाल्कन नेशन के अंदर, राइट? तो ये लोग क्या चाह रहे थे? दूसरे जो रीजन है उसको अपने अंदर मर्ज कर ले और हमारा जो बाल्कन नेशन है उसको और स्ट्रांग बनाए। सो इस करके एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पावर का। हर रीजन चाह रहा था, इंपीरियलिज्म फॉलो कर रहा था, भाई मैं पावरफुल हूँ और मैं दूसरे रीजन को भी कैप्चर कर लूंगा। सो फर्दर आप हिस्ट्री में देखोगे कि इसके बाद ये सब चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहे हैं कि एक मेजर पावर राइवलरी होगी और जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा।
तो ये हम अपने कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे. सो दिस वाज इट फॉर द वेरी फर्स्ट चैप्टर. सो गाइस, वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. इसके अंदर बस इतना ही था. इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो करवा दिया. एंड दिस नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म वाला जो पार्ट है, दिस इज एज अ कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, कि छोटे छोटे रीजन भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे थे अपने आप को, और इंपीरियलिज्म की फीलिंग कितनी स्ट्रांग हो रही थी. एंड कमिंग चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ था, कौन सी बिग पावर राइवलरी थी इसके अंदर. ओके, thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you like this video then do not hesitate to press in the thumbs up icon, and if you are new to this channel then do not forget to like, share and subscribe to Economics Window by Garima Singh and help us grow each day.